नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज हम आपके साथ चला रहे थे जहां पे यूपीपीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसी क्रम में आज वर्ष 2021 के GS3 का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चन पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके, उसके आगे के सवालों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं, कुछ पेड ग्रुप चलते हैं जहाँ पे अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। अगर इस बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला आज का क्वेश्चन है, इसमें दो अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन कहता है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम का सक्सेस डिपेंड करता है स्किल इंडिया प्रोग्राम के सक्सेस पे और रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स पे। इसके लिए आपको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, आपको डिस्कस करना है। यहाँ आपका कीवर्ड डिस्कस हो गया। फिर अगर यहाँ देखें, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता स्किल इंडिया कार्यक्रम की सफलता एवं मौलिक श्रम सुधार पर निर्भर करती है। इसके आपको तर्क देने हैं, विवेचना करनी है। तो दोस्तों, क्योंकि इस स्टेटमेंट पे जो पूरा मेन टॉपिक है वो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, उसके सक्सेस के बारे में आपको बात करनी है। ये तो उसमें सप्लीमेंटिंग फैक्टर्स हैं। तो आप इसका शुरू करेंगे उत्तर मेक इन इंडिया के बारे में समरी लिखते हुए। यहाँ पे आप दोस्तों लिख सकते हैं कि ये वर्ष 2014 में स्टार्ट किया गया था। उसके अलावा इसका एक उद्देश्य था कि भारत को एक वैश्विक विनिर्माण पावर हाउस बनाया जाए, एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। और हम कैसे बनाने को कह रहे थे, हम लोग एक तो विदेशी कंपनियों को बुलाएंगे कि भाई भारत में आके आप निर्माण करिए, भारत में आके आप उत्पादन करिए, और जो हमारी ऑलरेडी डोमेस्टिक कंपनी है, नेशनल कंपनी है, उनको बोलेंगे कि आप अपना उत्पादन बढ़ाइए। इससे होगा कि अब भारत में जो है ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी। ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है, ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत है, जिससे होगा कि ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगी। अब दोस्तों, कई सारी यहाँ पे कंपनीज़ को हम लोग बुला रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी, नेशनल कंपनी। तो ऐसे में उन कंपनी की अपेक्षा को पूरा करने के लिए हमारे जो श्रमिक हैं उनके स्किल को भी डेवलप करना पड़ेगा। भाई उनमें ऐसा कौशल होना चाहिए कि इन कंपनीज में वो रोजगार प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं ये स्किल के डेवलपमेंट पे भी फोकस करता है। भाई जब तक आपको किसी एक इंडस्ट्री के अनुरूप स्किल नहीं प्राप्त होगी तब तक आप उसमें एम्प्लॉय हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस करता है, यानी कौशल के विकास पर यह फोकस करता है। फिर साथ ही ये नवाचार पे फोकस करता है, यानी इनोवेशन पे फोकस करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम का। फिर आगे आप बताइए कि इससे जुड़ी हुई कठिनाइयाँ क्या क्या हैं, यानी क्या क्या इससे जुड़ी हुई डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ को जब आप एक्सप्लेन करें तो आप ये लिख सकते हैं कि जो भारत में वर्कफोर्स है, जो भारत का श्रम बल है, वो कृषि सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली चला गया है सर्विस सेक्टर की तरफ। काफ़ी लोग उस तरफ आकर्षित होकर वहाँ पे माइग्रेट कर गए हैं, लेकिन भाई बीच में आता है विनिर्माण सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको हमने बाईपास कर दिया। ये सबसे बड़ी समस्या है। भाई मेक इन इंडिया में तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही मजबूत करना चाह रहे हैं, लेकिन जो वर्कफोर्स है वो तो यहाँ से जा रही है डायरेक्टली सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग को आप बाईपास कर रहे हैं। दूसरी समस्या दोस्तों ये है कि भारत में अभी भी जो एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा रोजगार यही क्षेत्र प्रदान करता है। पर समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम देखते हैं कि जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। यहाँ पे दोस्तों आप कुछ डेटा भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि बेहतर आप इस तथ्य को समझा पाएँ। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ तक देखा गया है कि जो लेबर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पहले से ही इन्वॉल्व था, पहले से लगा हुआ था, वहाँ पे उसको जॉब कर रहा था, वहाँ पे वो भी शिफ्ट हो रहा है आपकी सर्विस सेक्टर की तरफ। और ये जो ट्रेंड है 1991 रिफॉर्म्स के बाद से बहुत ज़्यादा देखा गया है कि भाई सब लोग सर्विस सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि बात यह है कि सबको लग रहा है फ्यूचर जो है सर्विस सेक्टर का ही है। लेकिन अगर हमको मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसको सशक्त करना पड़ेगा, उसकी तरफ लेबर फोर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों ये भी देखा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से
लोग शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स लो स्किल सेक्टर, मतलब ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे कम कौशल की ज़रूरत होती है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, जैसे कि डिलीवरी पर्सन्स। ये टेम्प्ररी तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म भारत के विकास की बात करें तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाएगा। उनको स्किल्ड वर्कफोर्स बनना पड़ेगा अगर भारत के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है तो। फिर एक और समस्या आती जा रही है कि अभी हम लोग एक शिफ्ट देख रहे हैं। वो शिफ्ट आ रही है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री की तरफ, और इसी के कारण हो ये रहा है कि जो लेबर्स यहाँ पे एम्प्लॉयड हुआ करते थे वो सब बेरोजगार होते जा रहे हैं। अब ये बेरोजगार जो लोग हैं या तो ये स्किल्स एक्वायर करें या फिर ये बेरोजगार ही रहेंगे, तो उससे देश में और अलग प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। फिर दोस्तों कई जगह ये भी देखा गया है कि हमारे देश में जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो बाकी एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ये भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम में एक बाधा के तौर पे सामने आती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसकी कठिनाइयों की बात कर सकते हैं। फिर आप इसको इस पॉइंट से जोड़ सकते हैं कि इसीलिए हमको स्किल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इससे होगा ये कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग अभी कम आकर्षक होती जा रही है, लोग उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, और इस प्रकार का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको हमको बढ़ाना ही पड़ेगा अगर हमको अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर आर्थिक विकास पे फोकस करना है। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ अगर सस्टेन्ड हमको चाहिए तो इस क्षेत्र को भी अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका पोटेंशियल बहुत है, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा कई सारी कठिनाइयों के चलते, जो हमने देख भी ली हैं। तो इन कठिनाइयों को सॉल्व करने का वक्त आ गया है, जिससे कि इस सेक्टर को भी हम आगे की तरफ पुश कर सकें और ये भारत के विकास में, अर्थव्यवस्था के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। फिर दोस्तों आप आगे लिख सकते हैं, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि हम मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया को मर्ज कर दें? तो जो हमने यहाँ बात की कि स्किल डेवलपमेंट पे हमको फोकस करना चाहिए जिससे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके, तो यानी आपको यहाँ पे ये लिखना है कि हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया को एक साथ मर्ज करके चलाया जाए। अगर एक की सक्सेस यहाँ पे मिलेगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली दूसरा सक्सेसफुल होगा। स्किल्स आप डेवलप कर देंगे, आप श्रमिकों को कुशल बना देंगे, उनके कौशल विकास पे ध्यान देंगे, तो अपने आप जिस भी इंडस्ट्री में होंगे उसमें बेहतर काम कर पाएंगे, जिससे कि वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी और हमारा अल्टीमेट जो सपना है कि भारत को एक विनिर्माण हब बनाया जाए, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, उसको कुछ हद तक हम साकार कर पाएंगे। इसके अलावा कई सारे और पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग आंसर में देखते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं किस प्रकार हमने इसका आंसर बनाया है। सबसे पहले बताया हमने मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो था 2014 में शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य था भारत को एक वैश्विक विनिर्माण पावर हाउस में बदलना। उसमें हम क्या करते, उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को, घरेलू कंपनियों को, दोनों ही प्रकार की कंपनियों को कहते कि भारत में आप उत्पादन अपना बढ़ाइए। उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता कि वो भारत में आके अपनी इकाई यहाँ पे सेटअप करके यहाँ पे उत्पादन शुरू करें, और जो घरेलू कंपनियां जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही हैं उनको इस प्रकार के हम स्कीम से लाभान्वित करते कि वो अपना ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बढ़ा पाते। उसके अलावा दोस्तों हमने जैसे बताया मेक इन इंडिया के कई सारे इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होंगे, जैसे कि रोजगार सृजन होगा, नवाचार को एक नया ग्राउंड मिलेगा, कौशल विकास होगा, साथ में बौद्धिक संपदा संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। अब लेकिन इस स्कीम के साथ कुछ कठिनाइयां हैं जो जुड़ी हुई हैं, उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने बताया जो हमारा वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस में चला गया है। बीच में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो था वो बाईपास हो गया। ये बाईपास होने की वजह से अब मैन्युफैक्चरिंग में लोगों का ध्यान कम हो गया, उसका डेवलपमेंट कम हो गया। उसके अलावा एग्रीकल्चर अभी भी अगर हम देखें तो भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, सबसे ज़्यादा रोजगार जो है वो इसी क्षेत्र में उत्पन्न होता है। लेकिन फिर भी समस्या तब आती है जब हम ये समझते हैं सिर्फ 17 से 18% ही ये भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र की बात करें, तो जॉब शेयर को हासिल करने में पिछले कुछ दशकों में ये काफ़ी धीमा रहा है, और जब इसकी हम तुलना करते हैं सर्विस सेक्टर से तो ये काफ़ी पीछे छूट जाता है। यानी ज़्यादातर जो जॉब है वो जनरेट कर रहा है अब सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग कहीं पीछे रह गया है। फिर दूसरी बात देखी गई है, जो कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम भी कर रहे हैं वो भी अब धीरे धीरे सर्विस सेक्टर की तरफ स्विच होने लगे हैं। वो अब लो स्किल्ड जॉब की तरफ स्विच कर रहे हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड जिसमें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, लोकल डिलीवरी पर्सन। लेकिन समस्या ये है जब हम देखते हैं कि क्या ये भारत के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में मददगार साबित होगा, और फिर हम ये पाते हैं कि भाई ये क्योंकि लो स्किल जॉब है, आने वाला जो इंडिया का फ्यूचर है वो हाई स्किल्ड पे निर्भर करेगा, तो ये कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, कुछ ज़्यादा ग्रोथ दे नहीं पाएंगे भारत की अर्थव्यवस्था को। परंतु अगर ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होते जैसे कि पहले हुआ करते थे
तो शायद ये भारत की ग्रोथ को एक अच्छा बूस्ट दे पाते, एक अच्छा पुश दे पाते। हालांकि दोस्तों, मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है यह श्रम प्रधान क्षेत्रों पर विशेष जोर देकर देश के विनिर्माण आधार में सुधार करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग डेटा को देखेंगे तो ये पाएंगे कि भाई श्रम की उत्पादकता की जो वृद्धि दर है वो बहुत कम है, और जब आप उसकी तुलना करते हैं अन्य विकासशील एशियाई देशों से तो हम लोग कहीं पीछे रह जाते हैं। ये भी एक समस्या है। फिर दोस्तों, हम लोग कुछ और डेटा यहाँ पे देखते हैं। एक हम लोग IMF की रिपोर्ट को यहाँ देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जिसको कहते हैं, उसमें ये जिक्र किया गया है कि जो टैलेंट का शॉर्टेज है ये फ्यूचर में हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स को एक्सपैंड होने से रोक सकता है। यानी टैलेंट बहुत ज़रूरी है, स्किल्स बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें कमी आई तो कोई भी क्षेत्र एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, किसी का विस्तार नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं भाई स्किल डेवलपमेंट या फिर कौशल विकास आवश्यक है स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि ये अधिक रोजगार की संभावनाओं को पैदा करेगा। और ऐसा माना जाता है कि भारत में लगातार 9-10% आर्थिक विकास में योगदान दे पाएगा। फिर हम तीसरे भाग पे चलते हैं, क्या मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया को साथ में इंटीग्रेट करने से काम हो पाएगा? तो यहाँ पे भी दोस्तों हमने एक फिक्की की एनालिसिस लिखी है, जिसके अनुसार इंडिया में करीब 5.5 मिलियन लोग वोकेशनल कोर्सेज में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ऑलरेडी उनका नामांकन कर दिया गया है। लेकिन ये तथ्य यहाँ तक ही अच्छा लगता है। जब आप आगे देखते हैं कि चाइना में ये करीब 90 मिलियन है, तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पे कितना सारा ऐसा लेबर मौजूद है जो अभी वर्क करने के लिए तैयार है। यानी रेडी टू वर्क लेबर जो है उसकी हाई अवेलेबिलिटी है चाइना में, पर हम लोग तो अभी 5.5 मिलियन पे ही हैं। तो इस पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। अगर भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनना है, एक विनिर्माण केंद्र बनना है चीन की तुलना में, तो स्किल डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको अनस्किल्ड लेबर मार्केट पर भी फोकस करना पड़ेगा, उसको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, उसको भुनाना पड़ेगा। अब दोस्तों, अगर हम लोग 2014-15 के इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा देखेंगे तो ये पाएंगे कि भारत में कई सारे जो सब सेक्टर्स हैं सर्विस सेक्टर के, वो हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं, यानी उच्च स्तर की उत्पादकता उनसे हमको मिलती है। साथ में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों पे ही कन्वर्जेंस मिलती है। इसीलिए सर्विस सेक्टर को भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो हम लोग को स्ट्रैटेजी कुछ इस अनुसार बनानी पड़ेगी, जहाँ पे आप रीफोकस करें दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स पे। और अगर आपको दोनों ही क्षेत्रों को बेहतर विकास करवाना है, आगे ले जाना है, इंक्लूसिव ग्रोथ उनकी करवानी है, उनको समावेशी बनाना है, तो कहीं ना कहीं स्किल्स पे तो हमको निर्भर करना ही पड़ेगा। हालांकि हमने पहले कहा कि अगर आप चाहें तो लेबर का मार्केट जो कि अनस्किल्ड है या अकुशल है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो स्किल को रिप्लेस नहीं कर सकता। आपको स्किल तो डेवलप करनी ही पड़ेगी, कौशल के विकास पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। हालांकि सरकार ने इस क्षेत्र में कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे कि एक स्पेशलाइज्ड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक यहाँ पे अच्छा कदम है। उसके अलावा कई सारे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज चला रहे हैं हम, और ये जो मिनिस्ट्री है इसने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है किस प्रकार से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्या उसकी संरचना होनी चाहिए। तो ये सब देख के लगता है कि मेक इन इंडिया की तरफ ये पॉजिटिव स्टेप्स हैं, ये सकारात्मक कदम है। फिर दोस्तों, अगर आप स्किल इंडिया के बारे में लिखना चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्किल इंडिया सपोर्ट कर रहा है कई सारे नेशनल मिशंस और इनिशिएटिव को, जैसे कि प्रोजेक्ट स्वर्ण, ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सौभाग्य, नमामि गंगे, और कई सारे प्रोजेक्ट जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कई सारी और भी संस्थाओं के अंदर हैं। और स्किल इंडिया यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड करने के लिए लगातार प्रयासरत है। फिर दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है जो नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की गई हैं 2021 और 22 के बजट में उत्तर प्रदेश के, उनके क्या इम्पैक्ट होंगे, उनके क्या प्रभाव होंगे क्षेत्र के सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम पे, यानी कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 2021-22 के बजट में कई सारी नई योजनाओं को शुरू किया है। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पे, इसकी आपको समीक्षा करनी है। यहाँ समीक्षा कीजिए आपका कीवर्ड हो गया, और यहाँ पे दोस्तों एग्जामिन हो गया। अब ये दोस्तों करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है जिसमें स्कीम्स के बारे में पूछा गया है। तो इसीलिए आप 2021-22 के बजट से कुछ डेटा लिखते हुए अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। फिर आप कुछ नई योजनाओं के बारे में लिखें, वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं इनके बारे में लिखें, और अंत में उनके राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेंगे इसका उल्लेख करें। देखिए दोस्तों, ये ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली हम देखते हैं हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है अपने आंसर में। सबसे पहले आप बात कर सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का बजट था 2021-22 का, वो बिगेस्ट है सभी स्टेट्स के बजट में, जिसका करीब 5 लाख करोड़ से ऊपर का ये बजट था।
फिर इस बजट में क्या क्या कितना कितना कहाँ कहाँ एलोकेट किया गया, हम इसके ऊपर लिख सकते हैं कि भाई 140 करोड़ अयोध्या के सामान्य विकास के लिए रखे गए थे, 101 करोड़ रुपए शहर के हवाई अड्डे के लिए आवंटित किए गए। फिर सरकार ने करीब 2 बिलियन या फिर 2 अरब रुपए आवंटित किए हैं जेवर, चित्रकूट और सोनभद्र में नए हवाई अड्डों के निर्माण के लिए। तो दोस्तों इससे जो है कनेक्टिविटी बढ़ने की श्योरिटी आ जाएगी क्षेत्र में। किसी भी क्षेत्र में अगर कनेक्टिविटी बढ़ती है तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें भी विकास आता है। साथ ही दोस्तों इसके टूरिज्म सेक्टर में विकास आता है। जब ये सभी क्षेत्र बढ़ते हैं तो ये तो तय है कि यहाँ पे और जॉब्स जनरेट हो पाएंगी, और जॉब जनरेट हो पाएंगी तो इसी कारणवश लोगों के इनकम या उनके आय में बढ़ोतरी होगी। उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी तो वो एक बेहतर जीवन स्तर जी पाएंगे। अगर कोई गरीबी रेखा के नीचे हुआ करते थे तो संभावना है कि वो गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएंगे। अगर अच्छी इनकम होने लगी एक व्यक्ति को तो वह अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे पाएगा, अपने परिवार वालों को बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएगा, बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दे पाएगा। तो ये इसके आउटकम्स हैं जो कि पॉसिबल हैं। फिर दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना की आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। इसमें सरकार ने 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और ये क्यों किए हैं? जिससे कि छात्राओं को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके, उनका वितरण हो सके। फिर करीब 750 बिलियन गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए अलॉट किए गए हैं। फिर आप दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं करीब 1100 करोड़ और करीब 1400 करोड़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए किए गए हैं। इससे सरकार के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का प्रयास है। कनेक्टिविटी जैसे हमने पहले बताई, यहाँ से भी बेहतर बनाने का प्रयास है। फिर जो पूरा मैंने आपको साइकिल बताया था उसकी संभावना इससे और ज़्यादा बढ़ जाती है। नए रोजगार के अवसर यहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं। और सीधी सी बात ये भी है दोस्तों, जब इनका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जब इनका निर्माण किया जाएगा तो उस समय भी तो लेबर का रिक्वायरमेंट होगा। भाई आपको मजदूर चाहिए, आपको और भी अलग प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए, तो उससे भी इस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि आने की संभावना है। यानी क्षेत्र में रोजगार सृजन होगा। रोजगार अगर नया उत्पन्न होगा तो उसकी वजह से लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, लोगों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी, लोग बेहतर सुविधाएं या कम से कम आधारभूत सुविधाओं को तो एंजॉय कर पाएंगे। फिर दोस्तों करीब 7200 करोड़ रुपए दिए गए हैं गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए। उसका लैंड एक्वायर करने का पहला यहाँ पे उद्देश्य है। और करीब 490 करोड़ दिए गए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी उसके निर्माण के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भूमि अधिग्रहण के लिए 7200 करोड़ और निर्माण के लिए करीब करीब 490 करोड़। उसके अलावा दोस्तों बजट में ये बताया गया है कि 12 अतिरिक्त जिलों में मॉडल करियर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के बारे में भी चर्चा की गई है। ये एक नई स्कीम है जिसको 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसका जो लक्ष्य है वो है कोविड के प्रकोप से प्रभावित अन्य राज्यों के जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोजगार प्रदान करना और स्वरोजगार देने के लक्ष्य को पूरा करना। तो इस योजना का भी दोस्तों जिक्र कर सकते हैं। अब जैसे कि इसके उद्देश्य हैं, भाई इसमें रोजगार प्रदान करने का हम कोशिश करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कोशिश करेंगे। तो अगर ये योजना अच्छी से कार्यान्वित होती है तो ये तो तय है कि ये भी क्षेत्र में रोजगार का सृजन करेगा, रोजगार पैदा करेगा, जिसके कारणवश प्रवासी श्रमिकों के आय में बढ़ोतरी हो सकती है। फिर दोस्तों जो बजट है वो 50 करोड़ रुपए देता है वैक्सीन प्रोग्राम के लिए, जिससे कि कोविड-19 का जो संक्रमण है उसको रोका जा सके। फिर करीब 1080 करोड़ के आसपास, या इतने बिलियन ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिलियन हम बोलेंगे, इतने बिलियन रुपए ये देगा डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि बेसिक हेल्थ केयर से संबंधित होगा। उसके अलावा दोस्तों अर्बन हेल्थ और आरोग्य सेंटर को 425 करोड़ रुपए यहाँ पे एलोकेट किए गए हैं। और अगर आप आगे देखेंगे तो करीब 23 करोड़ रुपए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को दिए गए हैं। इससे दोस्तों होगा ये कि हम लोगों ने हेल्थ पे फोकस किया है। हेल्थ एक ऐसा पैरामीटर है, अगर वो आप सुधार लेते हैं तो बहुत लोगों की आप दक्षता बढ़ा सकते हैं, बहुत लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। अब आप समझिए, अगर मान लेते हैं ये कोई श्रमिक है जो किसी वजह से बीमार पड़ गया है, मान लेते हैं कोविड की वजह से बीमार पड़ गया है, क्योंकि इसके पास इतनी इनकम है नहीं कि अच्छे प्राइवेट अस्पताल में दिखा सके, तो ये किसी सरकारी अस्पताल में दिखाता है। अब सरकारी अस्पताल की सुविधाएं वहाँ पे बेहतर नहीं हैं और उसमें भी इसके जो जेब से पैसा जा रहा है वो काफ़ी जा रहा है, तो ये अपना अच्छा इलाज नहीं करा पाएगा। अगर ये सही से इलाज नहीं करा पाता तो आगे जाके ये तो तय है इसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, इसकी दक्षता कम होगी। भाई आप जितना नॉर्मल हेल्थ में काम कर लेते हैं, अगर बुखार आपको हो जाए तो उसका आधा भी नहीं कर पाते हम लोग, उसका 1/4 कर पाते हैं मुश्किल से। तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो कम होती है, आपकी एफिशिएंसी भी कम होती है, यानी कि आपकी दक्षता कम होती है। अब कोई भी फैक्ट्री का मालिक ऐसा व्यक्ति क्यों रखना चाहेगा जो कम प्रोडक्टिविटी पे काम करे?
तो या तो इसको निकाल दिया जाएगा या फिर इसकी जो इनकम है, जो इसको वेतन मिलता है, वो कम दिया जाएगा। तो जब इसका रोजगार छिन जाएगा तो ये वैसे भी गरीबी की रेखा के नीचे चला जाएगा, अपने जीवन स्तर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, अपने घर परिवार वालों को बेहतर सुविधा नहीं दे पाएगा, और अगर इसकी आय में कमी हुई तो भी कहीं ना कहीं यही इफेक्ट हमारे सामने आएंगे। तो ये जो है सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा, यानी सामाजिक और आर्थिक स्तर पे ये बहुत भयावह प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि हेल्थ संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर आप मजबूत रखें और वो किफ़ायती रखें, सबकी पहुंच में रखें। इसमें आपको 2A पे फोकस करना पड़ता है। एक तो होता है अफोर्डेबल, यानी हर आदमी उसको अफोर्ड कर सके। ऐसा नहीं है कि वो अमीर लोग ही अफोर्ड कर पा रहे, वही वहाँ पे जाके इलाज करा पा रहे हैं, गरीब आदमी तो जा ही नहीं सकता। ऐसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है। दूसरा जो ए होता है वो एक्सेसिबल होता है, यानी ऐसा नहीं हो कि गरीब आदमी को अपने गाँव से कहीं दूर दराज क्षेत्र में, कहीं शहर में जाना पड़े, जहाँ पे उसको इलाज मिल पाए, उसके गांव में कोई अस्पताल ही ना हो, बस प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हों जो बेसिक मरहम पट्टी के अलावा कुछ और नहीं कर पाते। तो ये दोनों क्षेत्रों पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हेल्थ केयर के संबंध में उसको अफोर्डेबल बनाना होता है, उसको एक्सेसिबल बनाना होता है। तो यहाँ पे जो सरकार इतना पैसा लगा रही है बजट से हेल्थ सेक्टर के ऊपर, तो ये एक बड़ा आशावादी कदम हमको दिखाई देता है। फिर दोस्तों एक और यहाँ पे योजना की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना, जिसका जो उद्देश्य है वो है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। अब दोस्तों अगर इस स्कीम के तहत आप देखेंगे तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करना, यानी अधिक उत्पादक फसलों को सबसे पहले पहचानना हर एक एग्री क्लाइमेटिक जोन में, हर एक कृषि जलवायु क्षेत्र में। फिर उसके अलावा नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना इस क्षेत्र में, जिससे कि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट्स को डेवलप करना। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये पूरे ही सेक्टर पे फोकस कर रहा है। देखिए अगर आप यहाँ पे कोई किसान है, ये आपका खेत है, सबसे पहले तो इसमें आप कुछ उगाएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे। ये कह रहा है यहाँ पे कौन सी फसल अच्छे से उग पाएगी हम उसके बारे में आपको बताएंगे। और ये कह रहा है कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा निवेश लाएंगे जिससे कि ये क्षेत्र ग्रो कर सके, ये क्षेत्र आगे बढ़ सके, इसकी उत्पादकता बढ़ सके। अब दोस्तों ये सब करके हमने उत्पादकता बढ़ा दी। अगला जो स्टेप आता है वो आता है इस सामान को बेचना। एक जो समस्या आती है वो आती है कि आपके मार्केट से लिंकेजेस कम होते हैं, आपकी वितरण प्रणाली या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कम होते हैं, साथ ही आपके कोल्ड चेन्स नहीं होती। अगर मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसा पेरिशेबल प्रोडक्ट है जो कुछ समय बाद खराब हो जाएगा, तो उसको कोल्ड चेन्स की ज़रूरत होती है, उसको ऐसे वेयर हाउस की ज़रूरत होती है जिसमें उसको रख सकें और आने वाले कुछ महीनों तक उससे धीरे धीरे हम बेच के पैसा कमा सकें। तो इन सब की कमी के कारण ये जो दूसरा स्टेप है ये पूरा हो नहीं पाता कभी। अब यहाँ पे फोकस किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट्स को हम डेवलप करें, यानी किसान ने एक बार यहाँ से फसल उगा ली, फसल काट के अपने पास रखी है, तो इसके आगे वो कहाँ पे उसका वितरण करे, उन मार्केट्स को, उन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यहाँ पे डेवलप करने, उनका विकास करने के ऊपर बात की गई है। तो ये ओवरऑल जो है किसान को बेहतर आय दिलवा पाएगा। और ये जो उसका उद्देश्य है कि 2022 तक किसान की आय को दुगना करना है, उसको हासिल करने के मार्ग पर ये कई मायनों में सही चल रहा है। और अगर दोस्तों देश का किसान आगे बढ़ेगा तो ये तो तय है कि देश में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का विकास हो रहा है। तो यहाँ से भी आप इस पॉइंट को जोड़ सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ये एक नया इनिशिएटिव है जो सरकार ने लॉन्च किया है मैल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, यानी कि कुपोषण को कम करने के लिए। और किन में कम करना है, एक तो माताओं में और एक बच्चों में, क्योंकि यही दोनों सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं कुपोषण से। तो यहाँ पे हम लोग कई चीज़ों का वितरण करेंगे, जैसे सूखे राशन के अलावा 5 साल के उम्र के बच्चों को और 11 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को, वो भी खास करके जो एनीमिया से पीड़ित हैं। अब दोस्तों महिलाओं और लड़कियों में देखा जाता है कि एनीमिया उनको काफ़ी प्रभावित करती है। एनीमिया का अगर आप आसान मतलब समझे तो उनके शरीर में आयरन की कमी है, और आसान बात मतलब समझे तो खून की कमी है। तो इसको पूरा करने के लिए हमको उनको बेहतर आहार देना पड़ेगा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उसी के ऊपर फोकस किया गया है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देंगे एक तो ऐसे बच्चों को जो 5 साल से कम है, और ऐसी लड़कियों को जो 11 से 14 साल के बीच में हैं और एनीमिया से सफ़र करती हैं। अब दोस्तों आप 2022-23 के बजट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लीजिए। 5 साल में 4 लाख रोजगार देने के यहाँ पे टारगेट किया गया है। कोविड से अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये देने की बात की गई है। वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो दौड़ाने की बात की गई है। 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर बनाने का टारगेट रखा गया है। और वृद्धावस्था पेंशन अब करीब
1,000 रुपये कर दी गई है। अगर आपके इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए या ऐसा ना भी आए, कुछ इकोनॉमी से संबंधित आए, तो आप बजट के इन प्रावधानों के बारे में यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। फिर चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, यानी बेरोजगारी से संबंधित है। प्रश्न में पूछा गया है कि बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार क्या हैं और भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए जो कदम हैं, जो उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास हैं, उनका आपको यह मूल्यांकन करना है। तो दोस्तों जैसा कि हम करते हैं, सबसे पहले तो बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए हमें अपना उत्तर शुरू करना होगा। फिर जैसा पहले भाग में पूछा गया है कि क्या क्या विभिन्न प्रकार हैं इसके, तो उसके टाइप्स या फिर प्रकार के बारे में आप आगे बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये बताते हुए शुरू कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी क्या है। जब किसी व्यक्ति को कोई नौकरी चाहिए होती है, वह नौकरी ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसको मिल नहीं पाती, तो हम उसको बेरोजगार या अनएम्प्लॉयड कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति वो जॉब ढूंढ रहा है, तो इंडिविजुअल इज लुकिंग फॉर जॉब लेकिन नॉट एबल टू गेट वन, मतलब उसको वो मिल नहीं पा रही है, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब इसको अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जाता है, वो आप आगे आंसर में देख पाएंगे। जैसे हिडन होता है, सीजनल होता है, डिस्गाइज्ड होता है। इस प्रकार से हम आगे अपने आंसर में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आपको लिखना है किस प्रकार से सरकार ने अलग अलग कदम लिए हैं ये बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सरकार द्वारा शुरू की गई अलग अलग स्कीम्स के बारे में आप लिख सकते हैं। आप एक इसका क्रम बना सकते हैं जिसमें पुराने से नए की तरफ आप आएंगे। जैसे सबसे पहले इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। ये करीब 1980 के आसपास आया था। उसमें यही फोकस किया गया था कि बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए। फिर आप और भी कई सारी स्कीम्स के बारे में मेंशन कर सकते हैं। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर सकते हैं मेंशन, मनरेगा के बारे में लिख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में लिख सकते हैं आप, स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में लिख सकते हैं आप। मतलब सरकार ने जो जो स्कीम्स चलाई हैं बेरोजगारी को कम करने के लिए, या फिर कोई स्कीम से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अगर बेरोजगारी कम हो रही हो, तो उसका आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप डेटा देंगे, कोई अलग अलग फिगर्स देंगे, तो आपका उत्तर बेहतर बन पाएगा। तो दोस्तों आप देखते हैं इसका उत्तर हमने किस प्रकार बनाया है। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को आपने डिफाइन कर दिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जब कोई भी व्यक्ति हालांकि जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसको मिल नहीं पा रहा। यानी ये वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करता है लेकिन उसे खोजने में वो असमर्थ होता है। ये अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य, यानी कि उसमें कितनी वृद्धि हुई है या कितनी वृद्धि दर में गिरावट हुई है और अर्थव्यवस्था का क्या विकास हो रहा है, इसके प्रमुख संकेतक हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट दर ज़्यादा है, इसका मतलब जो है देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही, तभी वो इनफ जॉब जनरेट नहीं कर रही जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था बेहतर परफॉर्म करती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज नई नई खुल रही हैं, तो ये तो तय होगा कि ये नए नए जॉब जनरेट करेंगी। ये नए जॉब जनरेट करेंगी तो लोगों को जॉब पे रखा जाएगा, जिससे देश में बेरोजगारी दर कम होगी। तो यानी कि अगर इकोनॉमी बढ़िया परफॉर्म कर रही है तो बेरोजगारी दर कम होनी चाहिए, पर अगर ये बढ़ रही है तो यानी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। तो दोस्तों ये एक प्राइमरी इंडिकेटर है कि कंट्री की कंडीशन क्या है इस समय। इंडिविजुअल बिहेवियर के अनुसार नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कैटेगराइज करता है, ये दो हिस्से बनाता है, कि एम्प्लॉयमेंट और एक अनएम्प्लॉयमेंट। जब कोई व्यक्ति एक्टिवली एंगेज करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, उसको कहते हैं वो एम्प्लॉयड है। यानी जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होता है तो हम कहते हैं कि भाई वो एम्प्लॉयड है, वो रोजगार है, उसको रोजगार मिला हुआ है, उसको रोजगार प्राप्त हुआ है। लेकिन जब कोई नौकरी की तलाश करता है और वह उसको ढूंढ नहीं पाता है तो हम कहते हैं वह बेरोजगार है। अब दोस्तों क्या क्या टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एक तो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इसको कई बार हम डिस्गाइज्ड भी कहते हैं। इसमें यह होता है दोस्तों, मान लीजिए इस एक सेक्टर में इस एक आदमी की वजह से 10 यूनिट कोई आइटम प्रोड्यूस हो रहा है, 10 यूनिट आइटम का उत्पादन हो रहा है। अगर इसमें 4 लोग और आ जाते हैं तो भी इससे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 10 यूनिट ही है। यानी कि ये जो 4 लोग आए हैं ये किसी काम के नहीं है, इनकी कोई प्रोडक्टिविटी है नहीं। तो जब ऐसा होता है कि ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, जितनी वहाँ पे ज़रूरत है उससे अधिक लोग वहाँ एम्प्लॉयड होते हैं, तो उसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी ये लोग एम्प्लॉयड हैं लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। तो अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट ही है, यानी बेरोजगारी ही है। भाई अगर आप वहाँ पे आए हो और वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यहाँ 10 यूनिट होता, अगर इन सब ने मिलके 60 यूनिट कर दिया होता तो मैं मानता कि भाई हाँ इनके आने से कोई फ़र्क पड़ा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। पर 10 की 10 यूनिट ही है, यानी आप हो या ना हो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है उससे। तो ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ज़्यादातर भारत के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। फिर दोस्तों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आता है। ये सीजन्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट करता है। अब जैसे आप मानिए कोई किसान जो है वो हार्वेस्ट सीजन या फिर कटाई के मौसम में काम करते हैं, उसके अलावा वो बेरोजगार हो जाते हैं। एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो हैं वो इस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं हर साल।
फिर एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। अब इसमें दोस्तों मान लीजिए जॉब तो मौजूद है लेकिन वो आपके स्किल सेट से मैच नहीं करती। यानी कि जैसे अगर एक खाली पोजीशन है बैंक मैनेजर की, पर आप जो है आपकी मार्केटिंग की फील्ड है, तो बैंक मैनेजर की जो स्किल्स चाहिए वो आप में है नहीं, आप में मार्केटिंग की स्किल है लेकिन इसके लिए नौकरी मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार के जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, उसको संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो दोस्तों ये आमतौर पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखी जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखी जाती है। इसीलिए भारत में हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। इसमें होता क्या है, जब भी रिसेशन आता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और जब इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है तो ये डिक्रीज हो जाता है। दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर हो गया है। ये अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए और यहाँ पे ये रोजगार नहीं बेरोजगारी होना चाहिए। होता यह है जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है, यानी कि तात्पर्य यह है दोस्तों, जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो तय है कि डिमांड भी कम होगी, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो ज़्यादा आइटम खरीद सकें। अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसके प्रोडक्शन को भी कम करना पड़ेगा। मान लीजिए नॉर्मली मैं एक कंपनी एस्टैब्लिश करता हूँ और हर साल 100 टी शर्ट प्रोड्यूस करता हूँ, पर किसी साल ऐसा होता है कि डिमांड एकदम से कम हो जाती है और मेरी टी शर्ट बिकती ही नहीं। मेरे पास अभी तक 50 टी शर्टें बिकी हैं और 50 मेरे पास ऐसी ही स्टॉक में रखी हुई हैं। तो मैं नया टी शर्ट क्यों बनाऊंगा, यानी मैं अपना प्रोडक्शन थोड़ा कट डाउन करूंगा। अब भाई अगर प्रोडक्शन कट डाउन कर रहा हूँ, मेरे पास भी अच्छा पैसा आ नहीं रहा क्योंकि डिमांड कम है, तो ये तो स्वाभाविक बात है मैं कुछ ना कुछ वर्कर्स को नौकरी से निकाल दूंगा। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। और वहीं पे जब इकोनॉमी बहुत बढ़िया काम कर रही है, मान लीजिए मैं एक साल में 100 टी शर्ट बनाता था लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है मेरी टी शर्ट की कि वो 100 पूरी नहीं पड़ रही और भी लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मैं एक साल के अंदर 200 टी शर्ट बनाने लगा। अब ये जो मैंने बढ़ाया है, या तो मेरे को इसके लिए मशीन ज़्यादा लानी पड़ेंगी। अगर मशीन भी ज़्यादा लाया मैं ये प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए भी लेबर ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोगों को मेरे को नौकरी देनी पड़ेगी। तो जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। जब इकोनॉमी में रिसेशन आया होता है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम है, जिसके कारण जॉब्स में कट होता है और लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये होगा वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे आप ये कर लीजिए कि जहाँ मंदी के दौरान तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, इसको बेरोजगारी कर लीजिएगा, और आर्थिक विस्तार के दौरान बेरोजगारी घट जाती है। ये स्वाभाविक है, जब भी आर्थिक विस्तार होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ रही होगी, तो ज़्यादा लोगों को नौकरी पे रखना पड़ेगा इस डिमांड को मीट करने के लिए, क्योंकि जब तक आप सप्लाई से डिमांड को मीट नहीं करेंगे तब तक आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो सप्लाई तो बढ़ानी पड़ेगी, डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई कैसे बढ़ाएंगे? सप्लाई बढ़ाएंगे ज़्यादा मजदूरों को यहाँ पर नौकरी देके, ज़्यादा लोगों को नौकरी देंगे तो सीधी सी बात है रोज़गार बढ़ेगा। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे वाले पे, यह टेक्नोलॉजी रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली जो औद्योगिक क्रांति हुई है उसके बाद शुरू हुआ है। भाई हुआ ये है कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अलग अलग ऑटोमेशन हो गया है, मशीनें आ गई हैं, तो इनकी वजह से जो लेबर वहाँ पे काम किया करता था उसको बाहर निकाल दिया गया है कि भाई एक मशीन 5 लेबर का यहाँ काम करने लगी है, तो कोई भी फैक्ट्री इन 5 लेबर को अपने पास क्यों रखेगी, तो वो उसको निकाल देती है। तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, जो दोस्तों तकनीकी प्रगति होती है, उसके कारण इस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, इस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया करीब अपना 69% जॉब्स खो देगा ऑटोमेशन के कारण, यानी कि भारत में करीब 69% नौकरियां कम जनरेट होंगी स्वचालन या फिर ऑटोमेशन के कारण। मशीनें जो हैं वो इंसान को रिप्लेस करने वाली हैं फ्यूचर में। फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं दोस्तों, इसको हम घर्षण बेरोजगारी भी कहते हैं। इसमें कुछ समय आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो उसको आप यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। जैसे समझिए अभी अभी आपका कॉलेज ख़त्म हुआ है, आप यहाँ पे नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आप इधर उधर जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। जब आपकी नौकरी यहाँ पे लग जाती है तो ये जो बीच का टाइम था जब आप अनएम्प्लॉयड रहे जो या फिर बेरोजगार रहे, उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। या फिर मान लेते हैं आपने अभी अभी एक जॉब छोड़ी है, आप दूसरी जॉब की तलाश कर रहे हैं, आप तलाश करते रहते हैं, अलग अलग इंटरव्यू देते हैं, मान लेते हैं फिर आपको फाइनली दूसरी जॉब मिल गई, तो ये जो पीरियड था जिसमें आप बेरोजगार रहे, इसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दोस्तों अगर आपको टेबल से याद करना हो तो आप ये टेबल देख सकते हैं और यहाँ से इसको याद कर सकते हैं और सबके लिए 2-2 लाइनें लिख सकते हैं। फिर एक सातवां और कई बार कंसिडर किया जाता है, इसको हम कहते हैं वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, माफ़ कीजिएगा वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वल्नरेबल रोजगार। हालांकि ये 6 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, फिर भी हम एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर मान लेते हैं इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है
तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे। ये एक ऐसी सर्कमस्टांस है जहाँ पे कोई भी लीगल एविडेंस नहीं है आपकी जॉब सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए। यानी आप अभी जॉब कर रहे हैं, कल को अगर वो आपको निकाल दे वहाँ से, तो आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई लीगल एविडेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि आप जॉब भी कर रहे थे। आमतौर पर जो लोग मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ी लेते हैं करीब हर एक दिन की, उन लोगों के पास कोई रिकॉर्ड होता नहीं कि उन्होंने कहीं काम भी किया है। इंडिया इस प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत बड़े स्केल पे सफ़र करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में जो लोग हैं वो अनौपचारिक क्षेत्रों में, अनौपचारिक इंडस्ट्रीज़ में, माफ़ कीजिएगा, असंगठित क्षेत्रों में एम्प्लॉयड हैं। तो ये जो समस्या है ये भारत को बहुत परेशान करती है। फिर इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने समय समय पर अलग अलग कदम लिए हैं। एक आप बात कर सकते हैं इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, या फिर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के ऊपर केंद्रित था। 1980 में ये शुरू किया गया था। फिर आप लिख सकते हैं ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि एक यूथ फोकस्ड इनिशिएटिव था। इसका जो उद्देश्य था वो था अनएम्प्लॉयमेंट को कम करे। जो रूरल यंगस्टर यानी कि जो 18 से 35 साल की आयु के बेरोजगार ग्रामीण युवा हैं, उनको कौशल प्रदान करना जिससे कि वह स्वरोजगार की संभावनाओं को हार्नेस कर सके, उनकी उस प्रकार की संभावनाओं को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ सके। फिर दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं रूडेस्ट के बारे में या फिर RSETI के बारे में। इसको श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट, सिंडिकेट बैंक और केनरा बैंक द्वारा शुरू किया गया था। 1982 में इसको शुरू किया गया था। इसका जो फोकस था वो था ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की मदद से लोगों को रोजगार दिलवाना और युवा बेरोजगारी के संकट को कम करना। फिर दोस्तों आप यहाँ मनरेगा के बारे में बात कर सकते हैं। उससे पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की बात कर सकते हैं, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की बात कर सकते हैं, जो कि बाद में मिला के जवाहर रोजगार योजना कर दी गई थी। इसको 1989 में शुरू किया गया था, तो ये भी इसी क्षेत्र से रिलेटेड एक स्कीम है। फिर मनरेगा के बारे में लिखें, 2005 में शुरू किया गया। ये 100 दिन का अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है रूरल यूथ को। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 की स्कीम है, उसके बारे में लिख सकते हैं। ये इंडस्ट्री से संबंधित या उसके लिए जो स्किल्स ज़रूरी हैं उनको डेवलप करने के ऊपर फोकस करता है। ये कौशल विकास के ऊपर फोकस करता है, जिससे कि जो हमारे देश का युवा है वो इंडस्ट्री में फिट हो सके, उसकी स्किल्स उस इंडस्ट्री के अपेक्षाओं से मैच कर सके। फिर दोस्तों आप स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में बात कर सकते हैं, 2016 में लॉन्च की गई। इसका भी यही उद्देश्य था कि उद्यमिता को बढ़ाया जा सके, जिसकी वजह से रोजगार के अवसर बढ़ सकें। दोस्तों इसके अलावा भी अनेकों स्कीम्स है जिसका आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। एक बेसिक मॉडल आंसर हमने आपको दिखा दिया। अगर एग्जाम में इस प्रकार का आंसर आता है तो आप इसी तरीके से लिखें। अगर आप स्कीम्स का जिक्र कर रहे हैं तो कोशिश करें उनको आप क्रम के अनुसार लिखें, जो सबसे पहले आई हों उनको पहले लिख दें, और ऐसी स्कीम कम ही रखें अनुपात में। 1 या 2 स्कीम ऐसी रखें जो बहुत पुरानी हो, बाकी आप कोशिश करें सबसे जो नई स्कीम्स हैं उनके बारे में जिक्र करने का, क्योंकि वही ज़्यादा प्रासंगिक होती हैं आज के दौर में। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो कि यूपी में है। इसमें पूछा गया है कि उनकी ग्रोथ के बारे में आपको डिस्कस करना है। उसके अलावा क्या उनमें वेरियस चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। तो अगर यहाँ पे देखें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा करनी है और इसकी विभिन्न चुनौतियों पर आपको प्रकाश डालना है। तो दोस्तों शुरुआत तो आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रेजेंट स्टेट क्या है उत्तर प्रदेश की मेजर इंडस्ट्रीज़ की अभी, यानी वर्तमान स्थिति उनकी क्या है, इसका उल्लेख कर सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग रीजन्स में कौन कौन सी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई है उसके बारे में आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। फिर दोस्तों फाइनली इनसे जुड़े हुए कुछ चैलेंजेस के बारे में आप यहाँ बात कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप अपने उत्तर को स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। अब अगर बात करें कैसे शुरू करना है दोस्तों, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूपी जो है भारत के सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में से एक है। लेकिन फिर आप लिख सकते हैं परंतु बात यह है कि जो इसकी इकोनॉमी है वो ज़्यादातर निर्भर करती है कृषि क्षेत्र पे, यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। अब अगर हम लोग 3 यहाँ पे क्षेत्रों को एक साथ लें, जिसमें एग्रीकल्चर आ सकता है, एनिमल हस्बेंड्री या फिर पशुपालन आ सकता है, और फिशिंग या फिर मत्स्य पालन आ सकता है, तो दोस्तों ये तीनों क्षेत्र मिलकर देश में जो फूड सप्लाई है उसमें सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन करते हैं। और जो हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, यानी कि जो ये वाला क्षेत्र है पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन्स वाला, इस क्षेत्र में इन तीनों ही सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा क्षमता है। और फिर दोस्तों आप इसमें अलग अलग क्षेत्र लेते हुए वहाँ पे क्या क्या खास तौर पर उगाया जा सकता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। आप कुछ अहम कुछ खास इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि आप सीमेंट के रिस्पेक्ट में मिर्ज़ापुर का जिक्र कर सकते हैं। हैंडलूम में दोस्तों आप वाराणसी का जिक्र कर सकते हैं।
चिकन एम्ब्रॉयडरी में दोस्तों आप लखनऊ का जिक्र कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जहाँ की जो विशेषता है उसके बारे में लिख के अपना उत्तर बढ़िया तरीके से समाप्त कर सकते हैं। फिर इससे जुड़ी हुई कुछ चुनौतियों के बारे में बताइए। जैसे स्किल की कमी है लेबर्स में, जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत डिले होते हैं, आपकी फाइल घूमती ही रहती है लगातार, कोई त्वरित प्रक्रिया है नहीं जिससे कि आप कोई नई चीज़ शुरू कर सकते हैं। फिर रेड टेपिज्म या फिर लाल फीताशाही के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे आप यहाँ पे चैलेंजेस भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों किस प्रकार हमने इसका उत्तर बनाया है। सबसे पहले यही लिखा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के सबसे अधिक औद्योगिक राज्यों में से एक है। यह सबसे अधिक आबादी वाले भारतीय राज्यों में से भी एक है, परंतु इसकी अधिकांश जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं उत्तर प्रदेश में जो भारत के विकास में मदद करती हैं। अब उनको हम लोग एक के बाद एक करके देखेंगे। सबसे पहले कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन के बारे में बात करते हैं। फिर राष्ट्रीय खाद्यान्न आपूर्ति में इन तीनों का अहम योगदान है। कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती हैं? तो दोस्तों भारत के जो गंगा के मैदान है वहाँ पे उस क्षेत्र में इनकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इस क्षेत्र में कृषि के लिए भी अच्छा डेवलपमेंट रहा है, कृषि का विस्तार हुआ है। वो क्योंकि दोस्तों जो यहाँ की मिट्टी है वो अलुवियल सॉइल है जो कि फर्टाइल है, यानी यहाँ की जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है उसके कारण इस क्षेत्र में कृषि के लिए तो अब पहले से ही बहुत पोटेंशियल था। उसके अलावा पशुपालन की बात करें या मत्स्य पालन की बात करें, ये भी यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी में देखा जाता है। यहाँ पे सिंचाई के लिए भी इनफ और या पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि यहाँ पे कैनाल के माध्यम से सिंचाई की जाती है, ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो अगर हम लोग सिंचाई के माध्यम में बात करें तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो अच्छा विकसित है। और दोस्तों उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हैं। सबसे पहले हम लोग लखीमपुर खेरी की बात करते हैं। ये पूरे राष्ट्र का सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन है, सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन है, यानी सबसे बड़ा चीनी उत्पादक क्षेत्र है। उसके अलावा राज्य में चावल, तिलहन, दलहन, आलू, आम, इन सब के भी काफ़ी उत्पादन होते हैं। इनके उत्पादन के लिए राज्य प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मछली की 170 से अधिक प्रजातियां हैं और कृषि, जैसे कि हमने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। अगर हम लोग मटेरियल या फिर हेवी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कई सारे मिनरल्स और जेम्स पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर स्पेसिफिक तौर पे हम लोग बात करते हैं तो डायमंड यहाँ मिलता है, डोलोमाइट मिलता है, कोल, सल्फर, पायरोलाइट मिलता है, पायरोफाइलाइट मिलता है, माफ़ कीजिएगा, डायस्पोर मिलता है, लाइमस्टोन, सिलिका और इनफैक्ट सिल्का के तो कई सारे यहाँ पे रिजर्व्स हैं। उसके अलावा जो प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, यानी कि जो राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, वो है सोनभद्रा, मिर्ज़ापुर, गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, बलरामपुर। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कॉन्सेंट्रेटेड हैं, यानी ये क्षेत्र एक केंद्र बनता है उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए। फिर दोस्तों अगर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है और ये राज्य के लिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू की तरह उभर के सामने आता है, यानी राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है ये। इसके कुछ प्रमुख केंद्र हैं जैसे कि भदोई, मऊइमा, आजमगढ़, टांडा, बनारस, जो कि सबके सब पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। फिर मेरठ और इटावा भी हैं। फिर दोस्तों अगर कुछ और महत्वपूर्ण उद्योगों की हम लोग बात करते हैं तो सीमेंट के बारे में हम लिख सकते हैं जो कि मिर्ज़ापुर का पॉपुलर है। उसके अलावा वाराणसी की आप बात कर सकते हैं जहाँ पे हैंडलूम की काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जाती है। अगर दोस्तों डीजल लोकोमोटिव की बात करते हैं तो शहर में डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। वाराणसी की हम लोग बात कर रहे हैं। चिकन एम्ब्रॉयडरी के टर्म्स में बात करें तो लखनऊ फेमस है। फिर दोस्तों आगरा और कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे चमड़े का उद्योग होता है। मेरठ में एशिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट स्थित है, यानी सबसे महत्वपूर्ण सोने का बाजार जो है वो मेरठ में है। और इसको जब हम कंपेयर करते हैं पूरे एशिया के रिस्पेक्ट में तो ये और महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाता है। साथ ही यहाँ पे खेल का सामान और संगीत के वाद्य यंत्र भी अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। बुलंदशहर की बात करें तो ये अपने खुर्जा मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। यहाँ से कई और क्षेत्रों में भी ये बर्तन जाया करते हैं। फिर दोस्तों मुरादाबाद की अगर बात करें तो ये पीतल के काम के लिए मशहूर है। दुनिया भर में ये अपने हस्तशिल्प का निर्यात करता है। पीतल के अलावा देश में लोहे की शीट, धातु का सामान, लकड़ी का काम, एल्यूमिनियम की कलाकृतियाँ, कांच के बने पदार्थ, ये सब भी मुरादाबाद से प्रोड्यूस होते हैं। फिर और भी दोस्तों यहाँ पे कुछ और स्टेट्स हैं, कुछ और राज्य माफ़ कीजिए कुछ और ज़िले हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। आगरा, अलीगढ़, बरेली, इलाहाबाद, और ये भी कई संस्थानों के घर हैं, यानी कई सारे संस्थान ऐसा ही है कि यहाँ पे हेडक्वार्टर हैं। तो ये तो दोस्तों आपने उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात कर ली। अब क्या चुनौतियों का सामना करती हैं ये इंडस्ट्रीज़, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो कुशल और माफ़ कीजिएगा प्रशिक्षित श्रम का अभाव है यहाँ पे, यानी स्किल्ड लेबर की कमी है, ट्रेंड लेबर की कमी है।
रेड टेपिज्म मैंने आपको बताया था, लाल फीताशाही। उसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया यहाँ पे मौजूद है, यानी ब्यूरोक्रेसी के कारण अगर आप कुछ नया यहाँ शुरू करना चाहते हैं तो अगर आप फाइल यहाँ पे रखते हैं तो वो घूमती ही रहती है, उसको अप्रूवल बहुत लेट मिलता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी अगर नई एंटिटी, नया इंडस्ट्री, नया कुछ डालना चाहते हैं तो उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की इनएक्सेसिबिलिटी है, इरिगेशन संबंधित मुद्दे हैं यहाँ पे, स्किल डेवलपमेंट में ट्रेनिंग की कमी है। भाई बिजली की जो सप्लाई है वो भी इनएडिक्वेट है, यानी बार बार बिजली जाती है, बिजली की आपूर्ति जो है वो पूरी तरीके से मीट नहीं हो पाती है क्षेत्र में। इंसेंटिव्स की कमी है, गवर्नमेंट जो इंसेंटिव अगर इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेगी तो इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे आके ग्रो करना चाहेगी, लेकिन गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करना चाहिए उतना दे नहीं पा रही थी अब तक। हालांकि अभी जो सरकार आई है उसने कई सारे नए नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, कई पहले उसने शुरू की हैं जिससे कि इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास हो सके। फिर दोस्तों डिजिटल डिवाइड यहाँ पे मौजूद है, जिसके कारण कोई भी डिजिटल इंडिया जैसा इनिशिएटिव अगर यहाँ आपको लॉन्च करना है जो कि इलेक्ट्रॉनिक को अपना बेस बनाता हो इंफॉर्मेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसमें ये डिजिटल डिवाइड बहुत बाधा उत्पन्न करता है। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई लॉकडाउन का क्या प्रभाव रहा था इंडियन इकोनॉमी पे, और बजटरी स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बात करनी है, जिसके तहत सरकार ने ये कोशिश की है कि रिसेशनरी जो ट्रेंड्स आए थे इकोनॉमी में उसको कॉम्बैट किया जा सके, या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था पर लॉकडाउन के क्या प्रभाव पड़े हैं इसकी आपको चर्चा करनी है। और इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में सुस्ती की जो प्रवृत्ति आई है उससे निपटने हेतु बजटीय रणनीति की समीक्षा कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है ये डिस्कस हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग अपना इंट्रोडक्शन कोई डेटा के आधार पर शुरू कर सकते हैं। आप कोई डेटा दीजिए जो आपके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हो, फिर आप एक्सप्लेन करिए डिटेल में किस प्रकार से लॉकडाउन ने इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है, और लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी के क्या क्या अलग अलग एस्पेक्ट्स रहे हैं या क्या विभिन्न पहलुओं को फेस कर रही है एक अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के बाद, ये आपको यहाँ पे लिखना है। और लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े हैं ये आपको यहाँ पे लिखना है। फाइनली आप ये बता सकते हैं कि बजट में ऐसे कौन कौन से उपाय किए गए हैं, ऐसे कौन से मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि रिसेशनरी ट्रेंड को कॉम्बैट किया जा सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं सबसे पहले तो लॉकडाउन के समय जो भारत का जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें काफ़ी गिरावट आई थी। उसके अलावा दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो भारत में आने वाले निवेश थे, उसमें भी गिरावट आई थी। और दोस्तों इससे जुड़े हुए दो और फैक्टर्स थे, एक तो जो कंजम्पशन था वो भी कम हो गया था इस दौरान, साथ में जो सेविंग्स हुआ करती थी लोगों की वो भी कम हो गई थी। तो इसकी वजह से टोटल जो है इकोनॉमी कहीं ना कहीं धीमी हो गई थी, आर्थिक विकास धीमा हो गया था। फिर इतनी ज़्यादा पैनिक हो गया था, इतनी ज़्यादा लोगों को चिंता होने लगी थी कि जो स्टॉक मार्केट है वो भी क्रैश कर गया था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई निफ्टी या फिर सेंसेक्स दोनों के दोनों ड्रॉप कर गए थे इस दौरान। काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे थे जिनका फ्यूचर अनसर्टेन हो गया था, जैसे कि इसमें आप मॉल्स के बारे में लिख सकते हैं, आप सिनेमा थिएटर्स के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि भाई इनको लॉकडाउन में बंद कर दिया गया था। और इनफैक्ट जब लॉकडाउन खोला गया था तब भी पूरी तरीके से इनको खोला नहीं गया था, तो इनका फ्यूचर संकटमय दिखाई देता था। देश में कैश की शॉर्टेज हो गई थी। उसके अलावा इस दौरान जो डिमांड थी और जो सप्लाई थी उसके बीच में मिसमैच होने लगे थे, और इसका कारण था कि सप्लाई चेन जो है, जो आपूर्ति श्रृंखला है, वो डिसरप्ट हो गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। जो इंपोर्ट आ रहे थे बाहर से वो महंगे आ रहे थे, क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस थम गया था। तो जो उन्होंने लोन लिए थे बैंक से उनको लौटाना मुश्किल हो गया था। तो ऐसी संभावना आ गई थी कि बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने पे आ गए थे। उसके अलावा अगर किसी का बिजनेस ही पूरा ठप हो गया तो जो लोन उसने लिया है वो चुका कैसे पाएगा। तो ऐसा लगता था कि जो लोन है वो उनके ऊपर कई सारे डिफ़ॉल्ट्स देखने को मिलेंगे, यानी कई लोग लोन लेके चुका नहीं पाएंगे। और इन सब के बीच में किसान को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस दौरान पूरा मार्केट बंद था, सब कुछ बंद था। तो किसान को इनपुट कहाँ से मिले, अगर उसने कोई फसल उगाई है तो मार्केट इतना अवेलेबल नहीं था। तो इसीलिए दोस्तों कोविड का एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा था सभी मायनों में, या फिर अगर मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर। इन सब बातों को आप लिख सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़े थे लॉकडाउन के। फिर दोस्तों अगर हम बात करें क्या मेजर्स लिए गए थे या क्या बजटरी मेजर्स थे जिसने इन रिसेशनरी ट्रेंड्स को कॉम्बैट करने का या इनसे लड़ने का, इनको टैकल करने का प्रयास किया, तो यहाँ पे आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर सकते हैं, जिसके तहत इकोनॉमिक पैकेजेस दिए गए, जिसके तहत कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए, जैसे कि फूड ग्रेन्स का वितरण किया गया, यानी कि अनाज का वितरण किया गया जिससे कि लोगों के घर में खाना बन सके। कई जगह पे बाकायदा कैश ट्रांसफ़र किए गए। इसी दौरान दोस्तों MSME यानी
सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों की डेफिनेशन में बदलाव किया गया, उनकी परिभाषा में बदलाव आया। पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं उनके लिए नई पॉलिसी जारी की गई। मतलब सरकार कोशिश कर रही थी कि इकोनॉमी को जो धक्का लगा था लॉकडाउन के कारण, उससे उसको वापस बाहर निकाला जा सके। इकोनॉमी की या फिर अर्थव्यवस्था की जो सुस्ती चल रही थी उसको ठीक करके सही मार्ग पर लाया जा सके, और इसके लिए इसने कई सारे प्रयास यहाँ पे किए हैं। इनको आप एक एक करके इस प्रकार लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर इसका उत्तर हम देखें किस प्रकार से बनाया है, जैसे हमने बात की, सबसे पहले तो जो जीडीपी दर थी, जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, वो डिक्लाइन कर रही थी। की इंडस्ट्रीज शटडाउन हो रही थी, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में स्टैग्नेशन आ रहा था, यानी उत्पादन में ठहराव आता जा रहा था। आउटपुट्स लगातार गिर रहे थे। एसबीआई की एक रिसर्च थी जिसके आंकड़ों के अनुसार जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ था उसने करीब 4.5% का डायरेक्ट आउटपुट लॉस भारत के सामने लाके खड़ा कर दिया था। यानी इतना लॉस झेलना पड़ा था हमको। और अगर महाराष्ट्र और केरला की बात करें तो दोनों ही मिलके करीब 19% सकल घरेलू उत्पाद में कंट्रीब्यूट करते हैं, और यही दोनों सबसे ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट्स के तौर पे सामने आए थे कोविड के दौरान। तो इनसे आने वाली जो इकोनॉमी थी या फिर इनसे आने वाला जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत हद तक कम हो गया था, क्योंकि जब उस क्षेत्र की खुद की अर्थव्यवस्था नहीं चल पा रही तो वो देश में कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएगा। फिर दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गए थे, क्योंकि हमारी सेविंग्स कम हो गई थी और हमारा कंजम्पशन भी कम हो गया था, जिसकी वजह से जो निवेशक है उनका कॉन्फिडेंस अपने आप कम हो गया था। उनको लग रहा था अब ये अर्थव्यवस्था डूबने वाली है, अब इसका हाल फिलहाल में कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए अपना पैसा वापस निकालो। या फिर अगर कोई विचार कर रहा हो यहाँ पे निवेश करने का तो उसने अपने विचार को होल्ड पे रख दिया। पैनिक और एग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मार्केट गिर पड़ा। निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें ड्रॉप देखा गया था। कई सारे बिजनेस थे जिनका फ्यूचर अनसर्टेन हो गया था। इसमें हमने बात की मॉल्स की, शॉपिंग सेंटर की, थिएटर्स की, रेस्टोरेंट की, क्योंकि इनको कई समय के लिए बंद कर दिया गया था और मालूम नहीं था वापस इनको कब खोला जाएगा। इनफैक्ट जब दोस्तों लॉकडाउन हटना शुरू हो गया था तब भी इनको पूरी ऑक्यूपेंसी के साथ नहीं खोला गया था। जैसे कई सारे रेस्टोरेंट में तो सिर्फ आप टेक अवे कर सकते हैं, मतलब आप खाना बनवाइए और वहाँ से लेके चले जाइए, वहाँ बैठने की सुविधा सरकार ने अलाउ नहीं कर रखी थी। अगर थिएटर्स की बात करें तो थिएटर्स को शुरुआत में 50% ऑक्यूपेंसी पे खोला गया था। तो इस प्रकार से कई सारे रेस्ट्रिक्शन, कई सारी पाबंदियाँ इन पर लगाई गई थी, जिसकी वजह से इनका भविष्य अनिश्चित हो गया था। देश में हमारे कैश शॉर्टेज हो गई थी, जिसकी वजह से छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उनको इनपुट के लिए पर्याप्त कैश नहीं मिल पा रहा था। ये सब बंद होने की कगार पे आ गई थी। जो ऑलरेडी इन्होंने ऑर्डर्स ले रखे थे उन सब में डिलेज हो रहे थे या फिर शॉर्टेजेस आ रही थी। फिर दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच हो रहा था, यानी मांग और आपूर्ति के बीच में बेमेल हो रहा था, असंतुलन हो रहा था। और इसका कारण था कि आपूर्ति श्रृंखला जो पीछे काम कर रही थी उसमें लगातार बाधाएं आ रही थी, संसाधनों की कमी हो रही थी। फिर क्योंकि लगातार फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, महामारी के कारण बहुत सारे बिजनेस ठप हो रहे थे, तो बैंक को ऐसी आशंका होने लगी थी कि जो भी उन्होंने लोन दिए हैं वो सब एनपीएज में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी सबके सब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाएंगे। अगर कोई बिजनेस बिल्कुल ही ठप हो जाता है, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता वापस, तो जो उसने लोन लिया था बैंक से वो सब पे वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। यानी उसने पैसा तो ले लिया लोन में, पर वो पैसा वापस आने वाला नहीं है। भाई जब किसी का बिजनेस ही नहीं बचेगा, पैसा कहाँ से देगा वो। तो बैंक के अगर क्षेत्र में बात करें, उसके संदर्भ में बात करें, तो ये सब चिंताएं चल रही थी। और किसान के दोस्तों हमने बताया किस प्रकार से हालत और बुरी हो गई थी। तो दोस्तों सरकार ने ये देखते हुए कि कोविड-19 के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको एक धक्का लगा है, तो अब उसको रिवाइवल की ज़रूरत थी, उसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत थी। इसके लिए सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का प्रावधान किया और आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान हमारे समक्ष आया था। इसके तहत कई सारे अलग अलग प्रकार के उपाय किए गए थे, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 27 लाख करोड़ का एक पैकेज जारी किया था, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पे लाया जा सके। इस पैकेज में कई सारी चीज़ें थी, जैसे कई कैश ट्रांसफ़र थे, कई रोज़गार के प्रावधान हुआ करते थे, जिसके लिए कई सारी स्कीम्स, कई योजनाएं शुरू की थी। एक का हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी देते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। उसके अलावा जो मनरेगा में अलोकेशन हुआ करता था उसको थोड़ा बढ़ाया गया था। क्रेडिट की गारंटी दी जाती थी। जो भी ऐसे उद्योग हुआ करते थे, खास करके लघु उद्योग जो हुआ करते थे, उनमें क्योंकि इतनी परेशानी आ रही थी कि वो वापस खड़े नहीं हो पा रहे थे, सरकार यहाँ से इक्विटी इन्फ्यूज़ कर रही थी, सरकार इसमें पैसा लगा रही थी, जिससे कि उनका बिजनेस कुछ हद तक चल सके। फिर दोस्तों इसी पैकेज के तहत कई सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लिए गए, जैसे कि जो हमारा कृषि का क्षेत्र है वो उसको डीरेगुलेट किया गया, यानी कृषि क्षेत्र का विनियमन होने लगा। एमएसएमईज जो थी, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयाँ थी, उनकी परिभाषा में बदलाव किया गया। नई
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से संबंधित नीति लाई गई, कोयला खनन का व्यवसायीकरण हुआ, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में उच्च एफडीआई सीमाएं तय की गई। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स लिख सकते हैं। फिर वायबिलिटी गैप फंडिंग की जो स्कीम थी उसको बेहतर किया गया, उसको रिवैम्प किया गया, जिससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर सामाजिक बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जा सके। स्टेट्स को अलग से प्रोत्साहन राशि दी गई, कुछ इंसेंटिव्स दिए गए जिससे कि वो यूनाइटेड होकर कार्य कर सकें। तो सरकार ने पूरी मदद की है राज्यों की और अपनी तरफ से भी पूरा तरीके से प्रयासरत रही है कि कोविड-19 के बाद एक अर्थव्यवस्था को वापस खड़ा करके उसको पुनर्जीवित किया जाए। अब दोस्तों जो यहाँ पे सरकार ने कदम उठाए हैं इनके कुछ हम अकम्पलिशमेंट्स के बारे में लिखते हैं, यानी इनकी कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं जो हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत करीब 2.7 लाख करोड़ के पैकेज रिलीज किए गए थे। इसमें 80 करोड़ इंडिविजुअल्स को फ्री में खाना दिया गया था, करीब 8 करोड़ परिवारों को फ्री कुकिंग गैस दी गई थी, करीब 40 करोड़ से ज़्यादा किसानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और निराश्रितों को डायरेक्ट कैश के ट्रांसफ़र दिए गए थे, उनके खाते में कुछ पैसे भेजे गए थे जिससे कि वो अपना बेसिक जीवन यापन कर सकें। फिर दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ फिगर्स का इस्तेमाल किया है। एक हमने 3 फरवरी 2021 का फिगर लिया है मनरेगा का, जिसने करीब 32,319 करोड़ परसेंटेज जनरेट किए थे एक फिजल ईयर में, जो कि 2020 से 21 तक था। उसके अलावा ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसने लगभग 50.78 बिलियन परसेंटेज जनरेट किए थे। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से इसने रोजगार सृजन में मदद की है। फिर कई सारे कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स दिए गए थे बिजनेस को, जिसमें एमएसएमई को खासकर हमने दिया जिससे कि वो रिवाइव हो सके। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हमने शुरू की थी। इसके पहले 1.0 करके आया था, फिर उसके बाद इसका दूसरा भाग भी आया था जिसमें ये और कुछ सेक्टर्स में एक्सटेंड हुई थी जो कि कामत कमेटी ने आइडेंटिफाई किए थे और उसमें भी हमने कई हद तक सक्सेस देखी थी। तो दोस्तों ये सब एफर्ट्स थे जो सरकार ने लिए और उससे कई सारे फायदे और कई सारे उसकी उपलब्धियां भी हमने देखी हैं, वो सब हमने यहाँ डिस्कस किया। आप भी अपने एग्जाम में ये चीज़ें लिख सकते हैं। हालांकि आपके शब्द सीमा सीमित है तो आप उसी के अकॉर्डिंग लीजिए, इसमें से कुछ 2-4 पॉइंट उठाइए और उनको वहाँ पे लिख के आइए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन फिर से आता है तो। फिर दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है जो टेररिज्म और जो करप्शन है ये दोनों मिलकर इंटरनल सिक्योरिटी किसी देश की खतरे में डालते हैं, इसको आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। यानी दोस्तों आतंकवाद और भ्रष्टाचार किसी देश की आंतरिक सुरक्षा को बाधित करते हैं, इसकी आपको करनी है समीक्षा। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 2 मेन मुद्दे दिए गए हैं, टेररिज्म और करप्शन, तो आप सबसे पहले तो ये बताते हुए शुरू करें कि इनके बीच में आपस लिंक क्या है, क्या क्रॉस कनेक्शन है इनके बीच में। ये आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे तो दोस्तों आप ये लिख सकते हैं कि भाई जो टेररिज्म है और जो करप्शन है ये दोनों आपस में एक्सक्लूसिव नहीं है, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंड करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको आप समझा सकते हैं। भाई जो करप्शन है उससे काला पैसा या फिर जो काला धन है यानी ब्लैक मनी है वो जनरेट होता है। ये ब्लैक मनी आप सरकार को दिखा नहीं सकते क्योंकि ये अवैध तरीके से जनरेट हुआ है। अब इस ब्लैक मनी का क्या करेंगे, ये टैक्स के तहत सरकार के पास तो जाएगा नहीं, तो ये अब गलत कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। गलत कामों में इसमें से एक जो यहाँ पे हमारे लिए प्रासंगिक हो सकता है वो हो सकता है टेरर फाइनेंसिंग, यानी आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड होता नहीं है, क्योंकि सरकार की नज़रों में ये आता नहीं है, तो किसी को पता भी नहीं चलता किस प्रकार इससे टेरर फाइनेंसिंग होती है। अब दोस्तों आतंकवाद को एक बार फाइनेंस करता है तो आतंकवाद उसको इस्तेमाल करके, या कोई संगठन जो कि आतंकवाद फैलाता है इस पैसे को इस्तेमाल करके वो अलग अलग देशों में अस्थिरता फैलाने का कार्य करता है। और कोई भी देश क्योंकि करप्शन से पूरी तरीके से अछूता नहीं है, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार है, तो इसी वजह से आतंकवाद से भी कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अछूता है। कोई भी पूरी तरीके से इस जो एक थ्रेट है उससे इम्यून नहीं है। अब अगर दोस्तों आप लिंकेजेस की बात करें कि आपस में क्या लिंकेज हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई जो करप्शन है उसके कारण पुअर गवर्नेंस हमको देखने को मिलती है, खराब शासन या कुशासन हमको देखने को मिलता है, जिसके कारण एक देश अंदर से खोखला हो जाता है और उसकी ऐसे खतरों से निपटने की जो शक्ति है, जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई आतंकवादी हमला उस पर होता है तो वह उसकी जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ होता है। तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ जो है वो करप्शन में ही है। फिर दूसरी बात दोस्तों आप लिख सकते हैं कि अगर करप्शन फैला होगा तो कहीं ना कहीं से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो आतंकवादी संगठन है, उनको एक रास्ता मिल जाएगा किसी भी देश में एंटर करने का, क्योंकि कोई ना कोई लोग ऐसे मौजूद हैं जो कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं और वो आतंकवादी संगठनों को आसान एक्सेस दे देते हैं अपने देश में।
एक बार उनको जाली पासपोर्ट या किसी की मदद से देश में एक्सेस मिल गया, फिर वो इस देश में अस्थिरता फैलाने का कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं इसके पीछे भी करप्शन इन्वॉल्व है। और साथ में दोस्तों, क्योंकि वो करप्ट लोगों ने यहाँ पे घूस ली होगी, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा सेफ पैसेज बनाएंगे जिसके तहत ये जो आतंकवादी संगठन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं ये पकड़े नहीं जाएंगे। तो ये हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को हैम्पर करता है। फिर दोस्तों, जो करप्शन है वो सिर्फ टेरर को फाइनेंस ही नहीं करता, वो कई हमारे देश के अंदर ऐसे संगठनों को का भी वित्त पोषण करता है जो देश में रहते हुए एक इंटरनल टेररिज्म फैला सकते हैं, एक आंतरिक आतंकवाद फैला सकते हैं। ऐसे कई सारे माओवादी संगठनों को ये वित्त पोषित करता है, जिसकी वजह से हमने देखा है कई जगह की जो स्थिति है वो खराब हो जाती है, पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। साथ ही कई सारे ऐसे संगठित अपराध होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं, जिनका वित्त पोषण भी इसी करप्शन के पैसे से होता है। तो इन सब पॉइंट्स को दोस्तों आप एक स्ट्रक्चर में लगा के अपने उत्तर को बना सकते हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार हमने इसका उत्तर बनाया है। सबसे पहले हमने बताया करप्शन और टेररिज्म जो है एक्सक्लूसिव नहीं है, ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड नेशंस तक ही सीमित नहीं है जहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा फैल सकती हैं, बल्कि हर एक नेशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार बसा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने आप ही संवेदनशील हो जाता है आतंकवादी गतिविधियों के लिए। और ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं सभी आतंकवादी संगठन। वो देखते हैं कोई भी देश संवेदनशील है, वो तुरंत उस देश में पनप रहे करप्शन का, भ्रष्टाचार का फायदा उठाते हैं और वहाँ पे अपनी गतिविधियों से उस क्षेत्र की स्थिरता को नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ जान माल की हानि होती है। जिस प्रकार से क्रिमिनल्स और अलग अलग इंडिविजुअल्स ब्राइब्स एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिश्वतखोरी में रहते हैं, उसी प्रकार से आतंकवादी संगठन भी कानूनी अस्पष्टता और वित्तीय प्रणाली की छिद्रपूर्णता पर निर्भर करते हैं ताकि वे अपने वित्त पोषण को रूट कर सकें, यानी उनके पास पैसा आ सके। इसके लिए वो देखते हैं कहाँ सिस्टम में लूप होल्स हैं। इसी कारण दोस्तों हम कह सकते हैं कोई भी राष्ट्र इससे पूरी तरीके से इम्यून नहीं है। कोई भी राष्ट्र में ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, और अगर भ्रष्टाचार होगा तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्कोप तो रहता ही है आतंकवाद का। फिर अगर हम लोग इसके लिंकेजेस देखने की कोशिश करें कि आतंकवाद में और भ्रष्टाचार में आपस में क्या लिंकेज हैं, तो हमको कई सारे इसमें कड़ियाँ मिलेंगी। मेन तो अगर हम देखें तो 4 प्रकार के कनेक्शंस हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो करप्शन है वो पुअर गवर्नेंस को और बेहतर करता है, इनफैक्ट और बदतर करता है। यानी पहले ही हमारे देश में कुशासन चल रहा है, तभी ये करप्शन पनपा है, तभी भ्रष्टाचार पनपा है, और फिर एक बार भ्रष्टाचार पनप गया तो ये उस कुशासन को और बदतर कर देगा, जिसकी वजह से एक देश की आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की क्षमताओं में काफी हद तक कमी आ जाती है। फिर भ्रष्टाचार की ही मदद से अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हमलों को बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार सीमा पार आतंकवाद को वित्त पोषित करती है, जिसकी वजह से ये अपनी गतिविधियां, ये अपनी एक्टिविटीज किसी भी देश में कैरी आउट करती हैं। भ्रष्टाचार और आतंकवादी वित्त पोषण धन छुपाने के लिए समान रूप के हथकंडे अपनाते हैं। तो दोस्तों, पहला हम लोग ये पॉइंट देखते हैं किस प्रकार भ्रष्टाचार और खराब शासन या कुशासन देशों की आतंकवाद से लड़ने की क्षमता को कम करता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग देखते हैं कोई ऐसा देश है, कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें भ्रष्टाचार समाया हुआ है, तो हमको इस बात का अंदाज़ा लग सकता है कि वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है, ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले के संदर्भ में, क्योंकि करप्शन जो है वो किसी भी क्षेत्र की नींव को खोखला कर देता है। तो देश की सिक्योरिटी यहाँ पे सैक्रिफाइस हो जाती है और वो एक एक्सेस बना देता है आतंकवादियों के लिए देश में एंटर करने का। फिर दोस्तों, अगर हम देखें किस प्रकार से करप्शन जो है वो इंटरनेशनल अटैक्स को प्रोत्साहित करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आतंकवादी संगठन होते हैं वो भी पैसा हासिल करने के लिए, सोर्स ऑफ मनी के लिए अलग अलग प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकते हैं, यानी आपराधिक गतिविधियों में इंडल्ज हो सकते हैं। वो गलत प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करके किसी देश में घुस सकते हैं। जैसे मैंने बताया, फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके, फर्जी वीज़ा का इस्तेमाल करके वो चुपचाप एक किसी देश में घुस के उसकी अस्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं फैला हुआ है, तो कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो इनके साथ मिलेगा, इनके द्वारा पैसा देके खरीद लिया जाएगा, तो वो कोशिश करेगा इन लोगों को एक सेफ एक्सेस भारत में या किसी और देश में प्रोवाइड करने का। तो दोस्तों, ये एक पिक्चर है जो हमने OECD से निकाली है, उसमें भी यही सब बातें की गई हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से करप्शन और पुअर गवर्नेंस एक कंट्री की टेररिज्म से लड़ने की एबिलिटी को कम कर देता है। वो इंटरनेशनल टेरर अटैक्स को फैसिलिटेट करता है, उनको सपोर्ट करता है। उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेरर फाइनेंसिंग में उसका योगदान रहता है। साथ ही करप्शन और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक ही तरीके के मेथड्स को अपनाते हैं अपने धन को छुपाने के लिए। फिर दोस्तों, अगर बात करें किस प्रकार से इंटरनेशनल टेररिस्ट फाइनेंसिंग को ये सपोर्ट करता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। करप्शन से आया हुआ काला धन
कहीं ना कहीं तो आपको पार्क करना होगा, सरकार को आप दिखा नहीं सकते। तो आमतौर पर ये होता है कि उससे आतंकवाद को वित्त पोषित किया जाता है, उससे कई बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या फिर संगठित अपराधों को वित्त पोषित किया जाता है। और दोनों ही इन कारकों की वजह से देश की स्थिरता को नुकसान पहुंचता है, देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है, देश की अखंडता को नुकसान पहुंच सकता है। इनफैक्ट दोस्तों, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें, तो एक प्रस्ताव में वह ये मानते हैं कि आतंकवादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक उद्यमों के रूप में कार्य करते हैं। वो एंटरप्राइज के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आता है, वो प्रॉफिट बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करके वो आगे अपनी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा सीवियर बनाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो एक एंटरप्राइज के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के गाइडलाइंस के बारे में जिक्र कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसका मेन उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य है एक तो मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। अगर उसके द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये एक टूल किट की तरह काम कर सकता है किसी भी देश को बचाने में, उसको प्रिवेंट करने में, और उसको एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है आतंकवाद से लड़ने के लिए। अब दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई जो सिविल डिफेंस है उससे संबंधित अलग अलग तरीके या फिर अलग अलग प्रकार क्या हैं और उसके कार्य क्या हैं, यानी नागरिक सुरक्षा के प्रकारों के बारे में बात करिए और उनके कार्यों की विवेचना कीजिए। फिर उत्तर प्रदेश में ये कितने प्रभावी हैं, इसका आपको उल्लेख करना है। तो शुरुआत करने के लिए अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कौन सा मेन मुद्दा है पूरे उत्तर में, पूरे प्रश्न में, तो आप पाएंगे सिविल डिफेंस पूरे में घूम रहा है, सारा क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसी को उठा के आप शुरू कर दीजिए। आप पहले सिविल डिफेंस को डिफाइन कीजिए, यानी नागरिक सुरक्षा के बारे में आप लिखिए, उसका वर्णन कीजिए। फिर जैसा कि इसके एक भाग में पूछा गया है, उसके क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में बात कीजिए, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बात कीजिए। इसके अलावा राज्य में इसकी भूमिका और प्रभावशीलता का आप यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हमने इसका उत्तर किस प्रकार से बनाया है। सबसे पहले तो सिविल डिफेंस होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सिविल डिफेंस या फिर सिविल प्रोटेक्शन है एक देश के सिटीजन्स का किसी भी प्रकार के मैन मेड या फिर नेचुरल डिजास्टर्स से, यानी नागरिक सुरक्षा मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं से किसी देश के नागरिकों की सुरक्षा करना है। इसने आपातकालीन संचालन, रोकथाम, शमन, तैयारी प्रक्रिया, पुनर्प्राप्ति के सिद्धांतों को लागू किया है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिएक्शन एंड रिकवरी इसने इम्प्लीमेंट किया है। सिविल डिफेंस में कई सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले जनता को इन्फॉर्म्ड रखना किसी भी हैजार्ड के बारे में, और साथ में उनको गाइड करना कि अगर इस प्रकार का कोई हैजार्ड आ जाता है, कोई आपदा आ जाती है, तो कैसे आप उससे बच सकते हैं। उसके अलावा जनता को एडवाइस करना कि आप अपनी सराउंडिंग्स देख के स्वयं को प्रोटेक्ट कीजिए। इनफैक्ट आपको एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सराउंडिंग्स को देखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कहीं पे कोई दंगा भड़क सकता है, कोई हिंसा फैल सकती है, तो आप तुरंत तौर पे अपने जो नागरिक हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन भिजवाइए कि उनको घर में ही रहना चाहिए, जो क्षेत्र इस समय संवेदनशील है, वल्नरेबल है, उसमें नहीं जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसमें विक्टिम के तौर पे सामने आया हो या फिर कोई पीड़ित हो, तो उसको बहुत क्विकली हमको कोशिश करनी चाहिए कि किसी प्रकार की एड दे सकें, यानी कुछ भी सहायता हम त्वरित प्रभाव पर उसको दे सकें। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक ये भी रोल होना चाहिए कि वो इमरजेंसी सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करे, और इस आपदा के बाद जो भी रिकवरी एफर्ट्स हो वो भी मेन कार्य होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो रिकवरी एफर्ट्स में मदद करे। अब दोस्तों, जिस प्रकार से अभी आपने जिला सरकार के अलग अलग फंक्शंस को समझा, उत्तर प्रदेश ने भी सिविल डिफेंस में कई सारे फंक्शंस यहाँ पे निभाए हैं। जैसे कि अब यहाँ बात करते हैं हम लोग जो आंदोलन या जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे न्यू सिटीजनशिप लॉ के बारे में, तो उसी प्रकार के प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में भी देखे जा रहे थे। तो ऐसे में जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उन्होंने सरकार की मदद की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद की थी किसी भी प्रकार की अफवाहों को फैलने से रोकने में, यानी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने अफवाहों के प्रसार को रोकने में अपने संबंधित जिला प्रशासन की सहायता की थी। फिर अगर नागरिकता संशोधन अधिनियम की फिर से बात करें, तो यहाँ पे जो ये नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक है उन्होंने सभी लोगों तक सही जानकारी पहुँचाने का जिम्मा उठाया था। 2019 लोकसभा इलेक्शंस की आप बात करें तो यहाँ पे मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी में सहायता करने के लिए राज्य में कई सारे नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को शामिल किया गया था इस पूरी प्रक्रिया में। दोस्तों, कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा अहम क्या था, वो था टीकाकरण। तो ऐसे में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने टीकाकरण प्रदान करने और भोजन वितरण में
बहुत सहायता की थी। उसके अलावा प्रयागराज के कुंभ मेले के दौरान नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने यातायात नियंत्रण में सहायता की थी। और दोस्तों हमने फिर एक संख्या लिखी है, ये हालांकि आप एग्जाम देने से पहले अपडेट कर लीजिएगा एक बार, और अगर कुछ चेंजेस हो तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने लिखा है कि वर्तमान में राज्य में नागरिक सुरक्षा के लिए इतने स्वयंसेवक हैं। अगर दोस्तों आपको आंकड़ा याद ना रहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, करीब 1 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो सिविल डिफेंस में भागीदारी दिखाते हैं एक राज्य में या फिर उत्तर प्रदेश राज्य में। इसीलिए सिविल डिफेंस जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स बाय सिटीजन है, यानी नागरिक ही नागरिक की सुरक्षा करता है सिविल डिफेंस के अंतर्गत। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने आज के आखिरी सवाल पे। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि साइबर डोम के बारे में हमें बताना है, उसके बाद इसके क्या यूजेस हो सकते हैं इंटरनेट क्राइम्स को रोकने के लिए, ये हमको बताना है। यानी साइबर डोम परियोजना क्या है, भारत में इंटरनेट अपराधों को रोकने में ये कैसे उपयोगी साबित हो सकती है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं साइबर डोम के बारे में एक ओवरव्यू देते हुए। फिर आप एक्सप्लेन कीजिए कि इसके क्या डिटेल्स हैं संबंधित, क्या इसके सेलिएंट फीचर हैं, क्या इसकी उपयोगिता है, और फिर अल्टीमेटली आप बता सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग जो इंटरनेट क्राइम बढ़ रहे हैं, यानी कि जो इंटरनेट से संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं, उनको किस प्रकार से यह रोक सकता है या रोकने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सीधा देखते हैं किस प्रकार हमने उत्तर बनाया है। सबसे पहले तो साइबर डोम के बारे में लिखा है, क्या है, एक टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो कि केरला पुलिस डिपार्टमेंट ने बनाया है। इसको देखा जा रहा है साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे, और ये साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही एफिशिएंट पुलिसिंग या फिर कुशल पुलिसिंग के लिए ये प्रौद्योगिकी के एनहांसमेंट का इस्तेमाल करता है। यानी कि दोस्तों केरल पुलिस विभाग ने एक तकनीकी अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किया है जिसको हमने साइबर डोम कहा है। इससे हम क्या करेंगे, एक तो कुशल पुलिसिंग करेंगे और इससे साइबर सुरक्षा प्रदान करने की प्रयास करेंगे। ये साइबर सुरक्षा और साइबर अपराधों के लिए सक्रिय प्रबंधन के क्षेत्र में कई हितधारकों के सहयोग के लिए एक उच्च तकनीक सार्वजनिक निजी भागीदारी केंद्र की कल्पना करता है। यानी कि एक हाईटेक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में ये सोचता है। इस प्रकार का एक सेंटर एस्टैब्लिश किया जाएगा जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर शामिल होंगे जो साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने में और साइबर क्राइम्स जो आजकल बढ़ते जा रहे हैं उनको बेहतर तरीके से मैनेज करने में, उनका बेहतर प्रबंधन करने में हमारी मदद कर सकता है। कैसे बनाया जाएगा, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ डेटा दिए हैं। तो 2011 से 2016 तक क्या हुआ था, उस समय साइबर क्राइम के इंसिडेंट जो है करीब 457% बढ़ गए थे। चिंताजनक फैक्ट है। और अब जबकि हम डिजिटल इंडिया पे इतना निर्भर कर रहे हैं, हम लोग उसको इतना ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो ये तो और ज़्यादा चिंताजनक फैक्ट हो जाता है इसी संदर्भ में। लेकिन फिर भूमिका आती है साइबर डोम की। साइबर डोम को इस प्रकार के इंटरनेट संबंधी जो क्राइम्स हैं उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ये एक इस प्रकार के इकोसिस्टम की बात करता है, या फिर ये इस अवधारणा के अंतर्गत शामिल है कि भाई एक इकोसिस्टम हमको क्रिएट करना है जो साइबर थ्रेट रेजिलिएंट हो, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का साइबर थ्रेट एंटर ना कर सके और वो एक देश को गार्ड कर पाए साइबर अटैक्स से, और वो साइबर क्राइम्स को रोकने में हमारी मदद कर पाए। अब साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो सरकार है उसने पार्टनरशिप की है कॉरपोरेट सेक्टर के साथ और अकेडमिया के साथ। यानी जो सरकार है उसने ये त्रिपक्षीय एक पार्टनरशिप यहाँ पे की है। एक तरफ गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ अकेडमिया है जो कि इस फील्ड में रिसर्च करके लाएंगे, और तीसरी तरफ कॉरपोरेट सेक्टर है जो इस प्रकार की किसी भी चीज़ में सरकार की हेल्प करेंगे निर्माण के लिए। तो बेसिकली दोस्तों साइबर डोम जो है वो एक वर्चुअल पुलिस फोर्स की तरह एक्ट करेगी। यानी साइबर डोम एक आभासी पुलिस बल के रूप में काम करेगा अपने एंटी साइबर टेरर सेल और एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अनुभाग के माध्यम से। इसके अधिकारी वास्तविक समय में विभिन्न साइबर खतरों पर खुफिया जानकारी एकत्रित करेंगे। यानी यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और जो फ्यूजिटिव्स हैं या फिर जो भगोड़े हैं हमारे देश से भाग गए उनकी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करेंगे। इसमें हम लोग सोशल मीडिया का भी हेल्प लेंगे, उस पर अगर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ट्रैक करके देखेंगे और एनालिसिस का अपना एक ट्रेंड बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हमको ये मिलेगा कि किस प्रकार से ऐसे लोग जो यहाँ से भाग गए हैं साइबर क्राइम से संबंधित एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकते हैं। ये एक डेटाबेस तैयार करेगा जिसमें जो भी चोरी हुए और खोए हुए ऑटोमोबाइल हैं या फिर जो आपकी गाड़ियां हैं, साथ ही जो आपके चोरी हो गए या फिर अगर खो गए यात्रा के दस्तावेज हैं तो वो सब उसमें रखे होंगे। साथ ही ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में हमारी मदद कर सकता है, और अगर किसी संदिग्ध संगठन को धन का हस्तांतरण हो रहा हो तो उसको तुरंत ये ट्रैक कर सकता है। फिर साइबर सुरक्षा के मामलों में कुछ सिफारिशें ये देगा।
अब जो इसके फीचर्स हैं उसकी अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सोशल मीडिया अवेयरनेस जनरेट करना इसका एक फीचर है, इंटरनेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कम से कम माइनर्स को, ये इसका एक फीचर है। उसके अलावा इंटरनेट मॉनिटरिंग करना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर करना इसका एक फीचर है। यानी इन सब चीज़ों को टारगेट करके ये काम करेगा। उसके अलावा अगर किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा हो तो उसको भी ये टैकल करेगा, उसको रोकेगा। और इसके लिए ये पार्टनरशिप करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, अलग अलग बैंक्स के साथ, पेमेंट गेटवेज के साथ और जितने भी वॉलेट ग्रुप हैं उनके साथ। तो यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रॉड को भी ये रोकने का प्रयास करेगा। अगर हम रैंसमवेयर की बात करें, यानी कि दोस्तों ये एक इस प्रकार का आप समझिए प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में आ जाता है और आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना भी निकाले तो ये आपको कंप्यूटर चलाने ही नहीं देता और फिर ये आपसे कुछ रैंसम मांगता है, यानी कुछ फिरौती मांगता है। अगर आप जब वो देंगे तभी ये आपके कंप्यूटर को आज़ाद करेगा या फिर ये उसको पकड़ा रहेगा और या फिर उसका डेटा डिलीट कर देगा। कुछ भी आपके कंप्यूटर को ये हानि पहुंचा सकता है। तो ऐसा रैंसमवेयर को बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंड करने में, उसको एनालाइज करने में और उसके जो इफेक्ट्स हैं उनको मिटिगेट करने में ये साइबरडोम हमारी मदद करेगा। फिर ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएगा जो ये जारी करेगा, जिसकी मदद से लोग रैंसमवेयर से डील कर पाएंगे। ये आम जनता को एजुकेट करेगा, शिक्षित करेगा कि भाई अगर कोई रैंसमवेयर आता है तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है और उससे पहले ही कैसे उससे बचा जा सकता है। ये दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिटेक्टिव्स को भी मदद कर सकता है कोई साइबर क्राइम केसेस को क्रैक करने में। उसके अलावा ये सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके जो भी ऐसे चरमपंथी समूह हैं जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक खतरा पैदा करते हैं, उन सबको भी ट्रैक कर सकता है, उन सब पे जासूसी कर सकता है। कई सारे दोस्तों गेम आए थे बीच में, जैसे कि ब्लू व्हेल और कुछ और गेम जो गलत काम लोगों से करवाया करते थे। इनफैक्ट ब्लू व्हेल से तो हमने देखा था कई लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट करते थे, क्योंकि ये एक गेम था जिसमें अलग अलग मिशंस पार करने पड़ते थे। जो लास्ट लेवल पे पहुंचता था तो ये उसको टास्क देता था कि आप छत पे जाके कूद जाओ या अपने आप को जला लो, इस प्रकार का कोई टास्क जहाँ पे आपकी जान को भी खतरा होता था। तो ऐसे जो गेम्स है ये जो भी छोटे बच्चे हैं उनके लिए सही नहीं है। इनफैक्ट जो बड़े लोग हैं जब वो इनकी आदी हो जाते हैं तो वो भी इसके कहने के अनुसार ही चलने लगते हैं। तो ऐसे गेम्स के खिलाफ ये एक सक्सेसफुल प्रोपेगेंडा वॉर जारी कर सकता है। उसके अलावा इसने साइबर सर्विलेंस शुरू कर दी है, यानी साइबर निगरानी शुरू कर दी है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित भी इसने जो भी मेजर्स लेने चाहिए तो उनको लेना शुरू कर दिया है। इसीलिए दोस्तों अगर साइबरडोम इनिशिएटिव की पूरी तौर पे बात करें तो एक बहुत सिग्निफिकेंट टूल की तरीके से हम इसको काम में ले सकते हैं, जिससे ये साइबर क्राइम भी कम कर सकता है और देश की आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहतर बना सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम ये पेपर समाप्त करते हैं। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।